नमस्कार। राम राम, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि सभी एकदम स्वस्थ मस्त और टकाटक होंगे, क्योंकि शब्दवाणी क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं, जहां पर एकदम अच्छे तरीके से एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ाया जा रहा है। जिन चीज़ों को पहले रटना पड़ता था, अब वो शब्दवाणी क्लासेस के माध्यम से बिना रटे ही एक बार मात्र पढ़ने से दिमाग की गहराइयों में कहीं सेट हो जाती है। बस मेरा यही उद्देश्य था कि शिक्षा को इस प्रकार प्रदान किया जाए, इस प्रकार सरलता से एनसीईआरटी की बुकों को समझाया जाए कि जो छोटे बच्चे हैं या चाहे जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, मात्र एक बार पढ़ने से उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अपन जो एनसीईआरटी में क्लास 8 की हमारा अतीत किताब थी, उसका 8वां अध्याय पढ़ रहे थे, और उसके जो 2 क्लास है वो आपने शायद देख ली होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज अपन चर्चा करने वाले हैं पार्ट 3 पर। तो थोड़ी मैं आपको इसकी भूमिका बता देता हूं कि अपन क्या पढ़ रहे थे। इस पार्ट में अपन इस अध्याय में महिला सुधार के बारे में, महिला शिक्षा के बारे में, और जो जातीय असमानताएं व्याप्त थी समाज में, उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। जिसमें सबसे पहले अपन ने सती प्रथा के बारे में पढ़ा कि क्या सती प्रथा क्या थी, किस प्रकार महिलाओं को अपने पति की चिता के साथ में जबरन जला दिया जाता था। और फिर धीरे धीरे जब भारत के विभिन्न समाज सुधारकों ने इसके विरोध आवाज उठाई, तो अंग्रेज भी यही चाहते थे कि इस प्रकार की जो परंपराएं हैं, इस प्रकार की जो संस्कृति है, उसको खत्म किया जाए। तो सती प्रथा के विरोध में कानून लाया गया। फिर जब उन्होंने देखा कि हाँ, सती प्रथा तो बंद हो गई, लेकिन आज भी समाज में विधवाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता है। जो विधवा महिला होती है, जिनके पति जीवित नहीं होते हैं, उनको समाज एक अच्छी महिला के तौर पर मान्यता नहीं देता है। उन महिलाओं को ना तो कहीं पर आने जाने की छूट प्रदान की जाती है, सिर्फ वो घर के बंधनों में बंद कर रहती है, और उन्हें अलग अलग प्रकार के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि विधवा विवाह कराने के लिए भी कानून पारित किया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। फिर अपन ने जब बात की महिला शिक्षा के बारे में, तो ज्यादातर लोगों की यह मान्यता थी कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। अगर महिलाएं घर से बाहर निकलेगी, सड़क पर घूमेगी, तो वो बिगड़ जाएगी। तो महिलाओं को किसी प्रकार से कहाँ पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ज्यादातर जो परिवार थे, ज्यादातर समाज थे, वो महिलाओं को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। और कई तो ऐसा भी मानते थे कि अगर कोई महिला पढ़ी हुई है तो उसके पति की जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। मतलब इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की धारणाएं समाज में व्यापक थी। लेकिन धीरे धीरे समाज सुधारकों द्वारा आवाज उठाई गई, और बाद में जो विभिन्न महिलाएं थी, जो कहीं पर घर में बैठकर या कहीं उनके जब अभिभावक जागरूक थे, तो ऐसी महिलाएं जब पढ़ने लगी, तो वो महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं खुद महिलाओं के लिए आगे आने लगी और महिलाओं के लिए विभिन्न अधिकारों की मांग करने लगी कि हमको पढ़ने का अधिकार दो, घर से बाहर निकलने का अधिकार दो, हमको मत देने का अधिकार दो। तो जब इस प्रकार महिलाएं भी अपने दमन के विरोध में आवाज उठाने लगी, संगठन बनाने लगी, तो जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने भी महिलाओं का समर्थन शुरू कर दिया। तो इस प्रकार धीरे धीरे सारी परंपराएं थी, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। फिर अपन महिलाओं के बाद में जातीय व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार जो निम्न जाति के लोग होते थे, जो चमड़े का काम करते थे, उनको लोग एकदम हीन दृष्टि से देखते थे, उनको घरों में नहीं घुसने देते थे, और उनके बच्चों को यहाँ तक कि सरकारी विद्यालय में भी बाकी बच्चों के साथ में पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता था। और वो बच्चे ज्यादातर स्कूल से बाहर, जो कक्षा से बाहर बरामदा होता है, वहां पर बैठकर पढ़ाई करते थे। और जो निम्न जाति के लोग होते थे, या चाहे आदिवासी मानो, जब वो ज्यादातर वहां के नेताओं की, या कहूं तो वहां के जो जमींदार थी, उनके अत्याचारों से जब परेशान होने लगे, तो जमींदार लोग हैं, जो किसान ग्रामीण तबके के लोग थे, वो
गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे और वहां पर विभिन्न प्रकार के काम करने लगे। सड़क बनाना है, कूली का काम करना है, कोई सड़क की मरम्मत करना है, कोई मंजिल या भवन बनाना है, ऐसे कार्यों में वो लिप्त होने लगे। अब जब इस प्रकार लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता था, तो अब उनके लिए समानता और न्याय की मांग कैसे की जाने लगी, उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन वो लोग थे जो आगे आए और उन्होंने कहा कि इंसान सभी एक प्रकार के होते हैं, इनको जाति के आधार पर मत बांटो, इनके साथ भेदभाव मत करो। तो समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से मतलब लगभग 1850 के बाद में जो गैर ब्राह्मण जातियां थी, वे जातियां जो ब्राह्मण नहीं थी, ब्राह्मण के अलावा जितनी भी जातियां थी, उनके काफी लोग वो जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। हालांकि ब्राह्मणों ने आवाज नहीं उठाई। यहां पर अगर इस लाइन से देखें तो दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियां, उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। जो गैर ब्राह्मण जातियां थी, उन्होंने मांग की कि सामाजिक समानता दो, सभी लोगों के साथ में समानता का व्यवहार रखो, और इसकी मांग करते हुए वो लोग आंदोलन करने लगे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। एक अगर मध्य भारत की बात करें, मतलब मध्य भारत मतलब पिछले भारत की, तो वहां पर एक सतनामी आंदोलन की शुरुआत की गई घासीदास के द्वारा। पूछा जा सकता है, नाम अच्छा है, घासीदास। घासीदास ने एक आंदोलन शुरू किया सतनामी, किसके लिए? जो चमड़ा कारीगर थे, उनकी स्थिति में सुधार के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया था। पूर्वी बंगाल में बात करें तो पूर्वी बंगाल में अपने हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। जो मतुआ पंथ के लोग थे, उन्होंने जो चांडाल काश्तकार थे, जिन्हें अमूमन निम्न जाति का माना जाता था, उनके साथ में काम किया। फिर हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है, जो जाति व्यवस्था को सही ठहराते हैं, जिनको ब्राह्मणों ने बनाया था, ये ग्रंथ है, ये गलत है, इन पर सवाल उठाया। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहां एजुआ जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। मतलब अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि जातीय समानता के लिए आवाज उठाने वाले लोगों में से प्रमुख कौन थे, तो प्रमुख लोग थे सतनामी आंदोलन की शुरुआत करने वाले घासीदास, और जो चांडाल काश्तकार थे, जिनके बीच में काम करने वाला मतुआ पंथ, उसके संस्थापक हरिदास ठाकुर, और केरल में एजुआ जाति में के श्री जो नारायण गुरु थे, उन्होंने भी अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव मत करो। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देव मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। अगर आज के समय यह प्रश्न पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में, किसी कंपटीशन एग्जाम में, कि ये वाक्य किसका था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्य नाम, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, तो ज्यादातर बच्चे इसको हल नहीं कर पाएंगे, इसको सरल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी नहीं। तो अगर किसी ने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी है तो वो आसानी से समझ जाएंगे कि जो नारायण गुरु थे एजवा जाति के, जो केरल में, उन्होंने कहा था ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्य नाम, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। ज्यादातर पंथ थे, उनकी स्थापना किसने की? वे लोग जो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों से स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने जो अधीनस्थ जातियां थी, उनको कहा कि आप बड़े लोगों के नीचे दब के मत रहो, अपने खुद में स्वाभिमान का भाव रखो, स्वाभिमान का भाव है वो जिंदा रखो, तभी ये लोग आपका आदर करेंगे। तो ये देख सकते हैं अपन, ये जो चित्र है ये नारायण गुरु का है। किसका है? ये नारायण गुरु का है, जिन्होंने कहां पर काम किया था? केरल में जो एजावा जाति थी उनके बीच में काम किया था और कहा था कि ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानाम। अब गुलामगिरी क्या थी? कोई व्यक्ति का नाम या पुस्तक तो देखो। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई एक व्यक्ति थे। जो
निम्न जाति नेताओं में, निम्न जाति के जो नेता थे उनमें सबसे प्रमुख नेता थे ज्योतिराव फूले। इन्होंने 1827 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो ईसाई प्रचारक थे उस समय भारत में, जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, उनके द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। अब उन्होंने मेन जो विरोध किया वो ब्राह्मणों का किया, और ब्राह्मणों के किस दावे का? ब्राह्मण कहते हैं कि वो आर्य है, और आर्य है इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने इस दावे का विरोध किया कि ये नहीं हो सकता। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहां रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया। अब ज्योतिराव फूले क्या तर्क देते हैं कि ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम आर्य हैं, तो जो आर्य है वो भारत के तो निवासी नहीं है। आर्य है वो कहां से आए हैं? तो वो भारत से बाहर के जो उपमहाद्वीप, बाहर के उपमहाद्वीप के होने के कारण ये विदेशी है। ये क्या है? विदेशी है। और ये यहां पर आकर क्या करने लगे हैं? ये यहां पर आकर शासन करने लगे हैं, और उन्होंने यहां की जो मूल जातियां थी उनको हराया और उन्हें क्या बना दिया? गुलाम बना दिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने और लगे। और जब जो आर्य भारत में आए तो उन्होंने यहां की जो जातियां थी उनको हराया और उनको निम्न जाति का मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सतह पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहां के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। गुलामगिरी में ज्योतिराव फूले क्या कहते हैं? ज्योतिराव फूले कहते हैं कि यह धरती इन ऊंची जातियों की नहीं है, ये ऊंची जातियां तो बाहर से आई है। इन धरती पर, इस धरती पर अगर किसी का अधिकार है तो यहाँ के देसी लोगों का है। देसी लोग कौन? जो यहाँ के निम्न जाति के लोग है उनका है। फूले ने दावा किया, और फूलों ने क्या कहा कि आर्यों के शासन से पहले यहां स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। फूले ने क्या कहा कि जब आर्य आए भारत में, उससे पहले यहां पर भारत का काल था वो स्वर्ण युग था। कैसे? यहां पर जो योद्धा किसान थे वो जमीन जोतते थे और मराठा थे वो देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियां और अति शूद्रों अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिराव फूले ने की। क्यों? जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए, और जो अछूत जातियां थी, निम्न जातियां थी, उनको संगठित करने के लिए फूले द्वारा सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। तो याद रखना सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अपने ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए और निम्न जातियों को संगठित करने के लिए। आप यहां पर यह चित्र देख सकते हैं, ये है श्री ज्योतिराव फूले। ये कौन है? श्री ज्योतिराव फूले। फिर आगे एक स्रोत पढ़ लेते हैं जिसमें कुछ जानकारी, जरूर अच्छी जानकारी है। स्रोत से ही हमें जानकारी मिलती है। स्रोत, मेरे को स्रोत पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि इसमें उस समय की जो गरीब जातियां थी, उस समय की जो आधार चीजें थी जो बाकी बुकों में नहीं मिलती, वो स्रोत में जो जानकारी मिलती है कि उस समय वास्तविक स्थिति क्या थी। तो देखो, फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। फूले थे वो उच्च जाति नेताओं के जो उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया, और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। उन्होंने क्या कहा फूले ने कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इन्होंने जो यहाँ के जो लोग थे उनकी संपन्नता थी, यहाँ के लोग कितने धनवान थे, उनकी धनवानता का, उनकी संपन्नता का गला काट दिया है। और अब ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो गला काटने वाली तलवार है उसको छुपा दिया है, और ये महान देशभक्त बन के घूम रहे हैं। वे हमारे यानी कि शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को यह सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। और क्या कहते हैं कि ये महान देशभक्त बन के घूम रहे, और वो हमारे शूद्र जाति के हैं, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को, कौन? ब्राह्मण, ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं करेगा। जबकि देश की संपदा का गला किसने काटा है? ब्राह्मणों ने। यह एकता उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहां और तुम वहां। फूले जी कहते हैं कि यह एकता
ब्राह्मण क्यों स्थापित करना चाहते हैं? क्योंकि उनका खुद का फायदा है। जब यहां से अंग्रेज चले जाएंगे तो ये खुद को श्रेष्ठ मानने लगेंगे और फिर कहेंगे कि तुम वहां खड़े रहो और मैं यहां खड़ा रहूंगा, अपने बीच में क्या होनी चाहिए, गैप होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए। मतलब ये अपने फायदे के लिए सब काम करा रहे हैं। 1873 ईस्वी में फूले ने एक पुस्तक लिखी, गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमरीकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलाम को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फूले ने एक पुस्तक लिखी थी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रख लेना। 1873 ईस्वी में फूले ने पुस्तक लिखी गुलामगिरी। इसमें उन्होंने किसके बारे में वर्णन किया? इस पुस्तक से लगभग 10 साल पहले अमेरिका में जो दास प्रथा थी, दास बनाए गए थे। दास मतलब ऐसे लोग जो बाहरी देशों से लाए जाते थे और वहां पर मजदूर के तौर पर दास के तौर पर कार्य करते थे। जो दास प्रथा थी वो खत्म हो चुकी थी। फूले ने अपनी पुस्तक में इसमें किसके बारे में जानकारी दी? वे व्यक्ति जो अमरीकियों को, जो दास थे, उनको गुलाम करने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनको यह पुस्तक अपनी समर्पित की थी। अब इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो अमेरिका थी वहां पर तो काले लोगों को गुलाम माना जाता था और भारत में जो निम्न जातियां हैं इनको निम्न स्तर का माना जाता था। इन दोनों को जोड़ दिया कि इनकी एक ही स्थिति है। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। वो क्या मानते थे कि जो उच्च जाति है, उच्च जाति में महिलाओं की कितनी दुर्दशा है और उसके बाद में जो मजदूर है वो कितने पीड़ित है, मजदूरों की कौन कौन सी मुसीबत है, इन चीजों को, और जो निम्न जाति है उनका किस प्रकार अपमान किया जाता है, इन तीनों चीजों से वो महत्वपूर्ण रूप से, गंभीर रूप से चिंतित थे कि उच्च जाति में महिलाओं की और मजदूरों की और जो निम्न जाति है उनका अपमान कितना किया जाता है। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चला रहा। जिस आंदोलन को डॉक्टर ज्योतिबा राव फूले ने प्रारंभ किया था, बाद में भी वो चलता रहा। जिसमें अगर बात करें तो 20वीं सदी में पश्चिम भारत में जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और दक्षिण में जो ई.वी. रामास्वामी नायकर है, इन्होंने भी इस आंदोलन को आगे चलाए रखा। यहां पर देखो, हम भी इंसान हैं, यह किसने कहा? 1927 में अम्बेडकर ने कहा था। जो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर थे उन्होंने कहा था, अब हम सिर्फ यह साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर लिखते हैं कि हमें तालाब तक नहीं जाने दिया जाता, अब हम तालाब पर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि जो तालाब पर जाते हैं वो भी इंसान है और हम भी इंसान है, तो इंसान इंसान में क्या फर्क है। हिंदू समाज को दो मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज है उसका वापस पुनर्गठन करो, हिंदू समाज को दोबारा बनाओ, और दोबारा बने मुख्य किस चीजों का ध्यान रखो? समानता का ध्यान रखो, सभी जातियां समान होनी चाहिए, और जो जातिवाद है उस जातिवाद की क्या कर दो? समाप्ति कर दो, जातिवाद को क्या कर दो? समाप्त कर दो। तो यह किसने कहा था कि हम भी इंसान है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अब मंदिरों में कौन जाता? देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितने बड़े इंसान थे, कितने विद्वान महान ज्ञानकार थे, फिर भी उन्हें भी दुख होता था। मतलब उनके साथ में भी कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ होगा। जब इतने बड़े व्यक्ति के साथ में भेदभाव हो सकता है तो जो निम्न जाति के दलित थे उनकी क्या स्थिति होगी अपन सोच सकते हैं। फिर उसमें यह तय कर दिया गया था, ये देखिए ये क्या है, ये बाद में पढ़ेंगे, ये पढ़ लेते हैं कि मंदिरों में कौन जा सकता था। उस समय मंदिरों में जाने की आजादी किसको थी? उस समय मंदिरों में कौन कौन जा सकता था? तो अंबेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। अब वो महान परिवार मैंने महान पढ़ लिया, महार परिवार में। किस परिवार में? अंबेडकर जी एक महार परिवार में पैदा हुए थे और बचपन में उन्होंने इस बात को देखा था कि किस प्रकार जातीय भेदभाव किया जाता है। स्कूल में चूंकि जो छोटे बच्चे होते हैं
उनको ज्यादातर जानकारी पता चल जाती है कि किस प्रकार जो उच्च जाति के लोग हैं वो किस प्रकार भेदभाव करते हैं, या जो भी घर के आसपास में घटित होता है वो उसको ज्ञान होता है। स्कूल में उन्होंने कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था, उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। अब उन्होंने देखा कि स्कूल में अगर वो पढ़ने जाते तो जो स्वर्ण जाति के दूसरे बच्चे थे वो तो ऊपर बैठते, जिनको नीचे बैठना पड़ता, और जिन नलकों से स्वर्ण बच्चे पानी पीते थे उन नल से इनको पानी पीने की अनुमति तक नहीं थी। अब धीरे धीरे इन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और बाद में उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए इन्हें फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा था। जब 1919 में ये वापस भारत में आए तो उन्होंने जातीय भेदभाव के बारे में बहुत कुछ लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए थे कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक आंदोलन शुरू किया, मंदिर प्रवेश। अब देखो, उस समय लोगों को, जो दलित लोग थे, उनको मंदिर में जाने तक की अनुमति नहीं थी। उनको अपना अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, आंदोलन करना पड़ता था। तो उन्होंने मंदिर प्रवेश में के लिए आंदोलन किया, जिसमें ज्यादातर किस जाति के लोग थे? महार जाति के लोग थे। अब जब दलित लोग थे वो मंदिर जाने लगे, मंदिर की जो कुआं बावड़ी थी वहां से पानी पीने लगे, तो सबसे ज्यादा गुस्सा कौन हुए? सबसे ज्यादा गुस्सा हुए ब्राह्मण पुजारी। ब्राह्मण पुजारी थे, वो चाहते थे कि जो ये निम्न जाति के लोग हैं ये मंदिर में ही ना आए, और मंदिर में आए तो आए, कम से कम ये मंदिर के जलाशय का पानी तो ना पिए। मतलब इस प्रकार की स्थिति थी। 1927 से लेकर 1935 के बीच में अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। 1927 में शुरू किया मंदिर प्रवेश आंदोलन, उससे लेकर 1935 तक 7-8 साल में अंबेडकर जी ने ऐसे 3 आंदोलन चलाए मंदिरों में प्रवेश के लिए। इससे वो क्या साबित करना चाहते थे? वो साबित करना चाहते थे कि किस प्रकार अपने समाज में जातीय जो पूर्वाग्रह है, जातीय भेदभाव, उसकी जकड़ कितनी मजबूत है। यहां पर अपन एक मंदिर का चित्र देख सकते हैं। यह मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वारा, यह टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र है, 1792 ईस्वी का है। इसमें मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। जो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था अंबेडकर जी के द्वारा 1927 में, उससे पहले जो निम्न जाति के लोग थे उनको इन दरवाजों के आसपास में भी नहीं आने दिया जाता था। अब गैर ब्राह्मण आंदोलन। गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं, दूसरे। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। अब 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह किन्होंने चलाया? यह उन गैर ब्राह्मण, मतलब जो जातियां ब्राह्मण नहीं थी, गैर ब्राह्मण जातियों ने चलाया था। मतलब जिन्होंने थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली थी, जिनके पास थोड़ा बहुत धन था, थोड़ा बहुत प्रभाव भी था, मतलब राजनीति में भी थे। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावों को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हम पर अधिकार कर ले हैं, जबकि ब्राह्मण तो यहाँ के है ही नहीं। जो आर्य आक्रमणकारी आए थे भारत में, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज ब्राह्मण, और उन्हीं ब्राह्मणों ने हमारे यहाँ के मूल निवासी थे उनको हराया और यहां पर आधिपत्य कर लिया। तो उन्होंने जो ब्राह्मणवादी दावा था उसको चुनौती दी। पेरियार नाम से प्रसिद्ध एक व्यक्ति थे, ईवी रामास्वामी नायकर। क्या? पेरियार नाम से एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। उनका नाम अगर प्यार से लिया जाता था पेरियार। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी थी। ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहा जाता है, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में बढ़े। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया और ये सन्यासी थे, और ये लगभग कुछ समय बाद में कांग्रेस के जो सदस्य थे वो भी बन गए थे। लेकिन जब कांग्रेस के उन सदस्यों के द्वारा, उन राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, और उस बैठक में, उस दावत में जब ईवी रामास्वामी नायकर जाते हैं और वो देखते हैं कि उन राष्ट्रवादी लोगों द्वारा
अलग अलग जाति के, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनके बैठने के लिए अलग व्यवस्था की गई है, उच्च जाति के लोगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, तो वो इस चीज को देखकर पीड़ित होते हैं और वो कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ देते हैं। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा। उन्होंने जब देखा कि उच्च जाति अलग है, निम्न जाति अलग है, तो उन्होंने सोच लिया कि निम्न जातियां हैं, ये उच्च जातियां हैं, ये निम्न जाति को दर्जा ही नहीं देना चाहती। अगर निम्न जातियां संघर्ष करेगी तभी उनको कुछ हासिल होगा, उनके स्वाभिमान के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन? स्वाभिमान आंदोलन शुरू किसने किया था? याद रखना, ई.वी. रामास्वामी नायकर ने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाक अछूत ही है, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उन्होंने कहा कि जो मूल जो तमिल संस्कृति है, द्रविड़ संस्कृति है, ये तमिल और द्रविड़ संस्कृति दक्षिणी भारत की है। इन संस्कृतियों के असली वाहक कौन है? पीछे से इन संस्कृतियों को लेके कौन आ रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरा बेटा करेगा, मेरा बेटे का काम मेरा बेटा करेगा। हमारी जो संस्कृति है वो आगे चल रही है, इसको चलाने का काम किसने किया है? जो द्रविड़ लोग हैं, जो अछूत लोग हैं, उन्हीं ने किया है। और अभी ब्राह्मण आके उनके ठेकेदार बन बैठे हैं। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। अब वो क्या कहते हैं कि जो धार्मिक नेता है और जो मुखिया है वो सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर, वो क्या कहते हैं कि जो सामाजिक विभाजन है कि एक समाज उच्च है, एक निम्न है, और जो असमानता है, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग बैठेंगे, अलग अलग धर्मों में इनको बांट दिया गया। तो जो उच्च जाति के लोग थे, जो धार्मिक नेता और मुखिया मानते थे कि ये सब भगवान के द्वारा दिया गया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्त पानी होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको सामाजिक समानता पानी है तो सभी धर्मों से खुद को मुक्त कर लो, धर्मों से क्या कर लो? अलग कर लो कि हम धर्म मानेंगे ही नहीं। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। जो पेरियार थे ना, वो अपने हिंदुओं के जो प्रमुख ग्रंथ थे, जैसे कि खासतौर से मनु द्वारा रचित जो संहिता, और अगर बात करूं भगवद गीता और रामायण, इनके वे आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि इन पुस्तकों की रचना ब्राह्मणों ने की है। वो ब्राह्मणों ने क्यों की है? क्योंकि इस पुस्तकों के माध्यम से ये क्या कर सकते हैं, जो निम्न जाति है, जो महिला है, वो पुरुषों पर, और ब्राह्मण है वो निचली जातियों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ले, इसलिए उन्होंने पुस्तकों की रचना की है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब धीरे धीरे जब निम्न जाति के लोग थे, उनके भी नेता उभर कर आने लगे, वो अपने समाज को, अपनी जाति को संगठित करने लगे। तो जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनके भी दिमाग में कुछ कीड़ा घुसा और वो भी सोचने लगे कि यार हो सकता है ये बात सही है। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। अब उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। जो रूढ़िवादी हिंदू समाज था, उन्होंने क्या किया? जो उत्तर में अगर बात करूं तो उत्तर में जो सनातन धर्म सभा थी तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में जो ब्राह्मण महासभा थी, ऐसी जो बड़ी बड़ी सभाएं थी, इन्होंने अलग अलग संगठन बनाए और संगठन के जरिए इस प्रकार की जो दलीलें दी जाती थी, जो भी नेता दलितों के उभर कर आते उनका विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वो कहते थे कि हिंदू धर्म में जो जातीय ऊंच नीच है, इस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, ये एकदम क्या है, सही है। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे, आज भी यह जारी है। वे यह साबित करना चाहते थे कि ये जो धार्मिक ऊंच नीच है, धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है, ये हम नहीं कह रहे, ये अपने पुराने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। और उस प्रकार की जो भेदभाव है, जाति आधार पर जो संघर्ष है, जो सवाल है, वो उस समय भी जारी थे और वो आज भी चल रहे हैं।
जो पेरियार थे वो दलितों के बारे में नहीं, उन्होंने महिलाओं के बारे में भी लिखा। पेरियार ने लिखा था कि तारा मुकुटम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई है। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा है। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का प्रमाण है। पेरियार कहते हैं कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर महिलाएं हैं वो पतियों के हाथ की कठपुतली बन गई है, और जो पति अपने बेटियों को सलाह देते हैं कि हमने तो आपको आपके पति को उपहार के रूप में दे दिया, अब चाहे वहां पर कैसी भी स्थिति हो आपको अपने आप वहां पर जीवन बिताना है, आप जैसे भी चाहो वहां पर जीवन बिताओ। अब इसके बाद में सुधारों के लिए संगठित हो रहा, इसके बारे में और फिर काले गुलाम और गोरे बगान मालिकों के बारे में आप देख देख कर पढ़ लेना, और फिर अपने जो ये प्रश्न उत्तर है ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो अपना 8वां अध्याय है वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको एकदम आसानी से जाति व्यवस्था के बारे में, महिलाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, किस प्रकार की स्थिति थी उसके बारे में आपको ज्ञान हो गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस चीज को दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।